हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपनी इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th विज्ञान का 2024 का जो सेट नंबर 4 चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं। इसके पीछे मैंने इसका आपको 3 लेक्चर दे चुका है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। चैनल के प्लेलिस्ट में वो वीडियो है, क्रम से सभी वीडियो को देख लीजिए। इसी तरह मैंने ऑलरेडी 3 सेट करा दिया है, ये चौथा सेट चल रहा है, तो आप उन तीनों सेट को भी जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसका हम अगले वाले प्रश्न को करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आपका भी सपना है कि 2025 एग्जाम में 90 प्लस स्कोर करना है तो आपको कुछ नहीं करना है। 2024 के जितने भी सेट हैं उन सभी सेट के प्रश्नों को निकाल लीजिए, उसको रट लीजिए, समझ लीजिए। 2025 एग्जाम में यहीं से प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न को हम लोग करते हैं। हमने ऑलरेडी उपभाग 1 के प्रश्न 21 और 22 को करा दिया था। ठीक है, हमने यहाँ तक प्रश्नों को कवर कर लिया था। इस वीडियो में लोग 23-24 प्रश्न को कवर कर लेंगे तो आपका खंड ब का उपभाग 1 एक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है, इसको मैं एकदम आराम से कराऊंगा, आप इसको समझ लीजिए। इस तरह का प्रश्न आपके 2025 एग्जाम 100% ही आएंगे। ठीक है, चलिए 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 23 नंबर प्रश्न पहला है, ये 2 नंबर का, ये 2 नंबर का, टोटल 4 नंबर का है। ठीक है, तो कह रहा है किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है। मान लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र में कोई एक धारावाही चालक रखा गया है, उस पर जो बल लग रहा है उस पर उसका क्या वो किन किन कारकों पर निर्भर कर रहा है, वो आपको बताना। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, एकदम आराम से समझाता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए आपको हेडिंग लगा लेना है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाहिक चालक पर लगने वाला बल निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। आपको सबसे पहले हेडिंग वाला लगा लेना, ठीक है। अगर पूरा फुल नंबर चाहिए तो इस तरह हेडिंग लगाकर जरूर लिखिएगा ब्लैक पेन से। ठीक है, चलिए इस पे क्या लिखना है, देखिए किसी चुंबकीय क्षेत्र में यदि आप कोई धारावाहिक चालक रखते हैं तो उस पर लगने वाला बल का जो सूत्र होता है F इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, ये आपका सूत्र होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र है, इस पर न्यूमेरिकल जाके एग्जाम में आएंगे। तो याद रखिएगा कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में यदि आप कोई धारावाहिक चालक रख रहे हैं तो उस पर लगने वाला बल का सूत्र होता है F इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, जिसमें आई क्या है, धारा है, चालक में प्रवाहित धारा है, बी क्या है, चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, और यल क्या है, चालक की लंबाई है, साइन थीटा मतलब क्या है, कोण है। ठीक है, तो बस आप ये सूत्र याद रखेंगे तो यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, तो आपको लिखना क्या है इसमें, ये आपको 4 पॉइंट लिख देना। पहला क्या लिखना है कि चालक में प्रवाहित धारा पर निर्भर करता है, जो बल है ये धारा पर निर्भर कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर कर रहा है, लंबाई पर निर्भर कर रहा है और कोण पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो वही बस आपको लिख देना है कि चालक में प्रवाहित धारा पर, ठीक है, चालक की लंबाई पर, ठीक, और चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी पर, ठीक है, और कोण कोण पर मतलब थीटा पर। ठीक है, तो बस आपको यही लिख देना है, इस सूत्र याद रहेगा तो आप उससे क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट वन लिख सकते हैं कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाहिक चालक पर लगने वाला बल किन किन पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये आपके हो गए 4 पॉइंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, पहला आपको प्रश्न एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। ये सूत्र आप जरूर याद कर लीजिएगा, ये सूत्र आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल के तौर पर पूछा जाएगा, तो ये सूत्र आपको याद होना चाहिए कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आप धारावाहिक चालक रखते हैं तो उस पर लगने वाला बल का सूत्र क्या है, F इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। ठीक, ये सूत्र आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न क्या है, इसमें अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि चुंबकीय चुंबक तथा धारावाहिक परिनालिका में अंतर स्पष्ट, ये भी 2 नंबर का प्रश्न है। चुंबक में और धारावाहिक परिनालिका में अंतर स्पष्ट करना है, तो चलिए उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए इस तरह सबसे पहले आपको इस तरह 2 खाना बना लेना है। ठीक है, एकदम इसको एकदम कैसे एग्जाम में लिखना है मैं उसी तरह इसको लिखा हूँ। ठीक है, आपको भी एग्जाम में ऐसे ही बनाकर लिखना है। ठीक है, इधर लिखना है क्षण चुंबक, इधर लिखना है धारावाहिक परिनालिका। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट क्या लिखना है, पहला पॉइंट लिखना है कि क्षण चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी व दक्षिण ध्रुव। जो क्षण चुंबक होता है बाबू कितने ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी एवं दक्षिण ध्रुव। धारावाहिक परिनालिका के भी कितने ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं। ठीक है, इस क्षण चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं और धारावाहिक परिनालिका में कितने ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट इसका भी लिख देना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका लिखना है, दूसरा पॉइंट लिखना है कि स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर यदि आप क्षण चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे तो ये सदैव उत्तरी और दक्षिण ध्रुव में ठहरता है। ठीक है, उसी तरह यदि आप धारावाहिक परिनालिका को भी चुंबकीय क्षेत्र में लटकाएंगे तो सदैव उत्तरी और दक्षिण ध्रुव में ठहरता है। ठीक है, तो दोनों का पॉइंट आप याद रहेगा, ये अब क्या हो गया, अंतर हो गया। ठीक है,
तो क्षण चुंबक और धारावाहिक परिमाण का क्या हो गया, अंतर हो गया। 2 नंबर का था इसलिए मैंने 2 पॉइंट ही लिखा है, और ये आप इतना ही लिख देंगे तो आपका पूरा फुल नंबर इस पर मिल जाएगा। ठीक है, ये भी प्रश्न एकदम अच्छे से समझ आ गया। और आपको जो 23 नंबर प्रश्न है इसमें दोनों प्रश्न क्या होगा, एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हो गया होगा। ये पहला दूसरा कंप्लीट। ठीक है, अब 24 का पहला कह रहा है कि किस धारावाहिक चालक से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दक्षिण दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम लिखे। मतलब मतलब दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम लिखना है। सीधे धारावाहिक चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को भी दर्शाना है। ठीक है, तो चलिए इसको आंसर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ध्यान समझिएगा। ठीक है, इसको किनारे करते हैं और देखिए यहाँ पर। ठीक, जो ये किस नियम से आता है, मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से क्या करते हैं जानते हैं। जो ये वाला प्रश्न दिया आपका, बोला है ना कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम मैक्सवेल के दाहिने हाथ मतलब दक्षिण में तो दाएं हाथ अंगूठे का नियम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यही वही लिखा है। चाहे मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम आ जाए, चाहे इस तरह लिख दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम लिखिए, तभी आपको वही लिखना है। ठीक है, तो जो मैक्सवेल के जो दाएं हाथ के अंगूठे का जो नियम है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए कि मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम का प्रयोग कब करते हैं, जब हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करना होता है। ठीक है, अब मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या करता है वो समझिए। ठीक है, आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है कि इस नियम के अनुसार क्या लिखना है, इस नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ में एक सीधे धारावाहिक चालक को इस प्रकार इस प्रकार पकड़े कि अंगुलियां तार पर लिपटी हो। आपको मान लीजिए धारावाहिक चालक है। ठीक है, ये धारावाहिक चालक कोई तार है, इसको इस प्रकार पकड़ना है कि जो अंगुलियां हो ये क्या हो, तार पर इस तरह लिपटी हो। क्या हो, ये चालक पर क्या हो, इस तरह लिपटी हो। तो जो अंगूठा होगा वो धारा की दिशा में होगा। मान लिया अंगूठा क्या ऊपर की दिशा में, तो धारा की दिशा में होगा। ठीक ना, अंगूठा कहाँ होगा, धारा की दिशा में। तो इस स्थिति में जो अंगुलियां होंगी, जो लिपटी हुई अंगुलियां होंगी, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगे। ध्यान समझिएगा एक बार क्या कह रहे हैं हम। मान लीजिए कोई एक चालक तार है। ठीक है, इस चालक तार को अपने दाएं हाथ, आपका दाहिना हाथ लीजिए और इसको इस प्रकार पकड़िए कि जो अंगुलियां हो ये चालक पर लिपटी हो, इस तरह लिपटी हो, और जो अंगूठा हो ये धारा की दिशा में। अंगूठा कहाँ होना चाहिए, धारा की दिशा में। धारा ऊपर की तरफ जा रही है तो अंगूठा कहाँ, धारा की दिशा में हो। तो इस स्थिति में जो लिपटी हुई अंगुलियां है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो वही बात इसमें लिखा है कि इस नियम के अनुसार ये दाएं हाथ में एक सीधे धारावाहिक चालक को इस प्रकार पकड़े कि अंगुलियां तार पर लिपटी हो, वह अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो लिपटी हुई अंगुलियां जो लिपटी हुई अंगुलियां की दिशा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। ठीक, आपको बस इतना ही लिखना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न को ध्यान समझिएगा। अगला प्रश्न आपका क्या है, आपका इसी में कर दूसरा कि दिए गए परिपथ में ए एवं बी के बीच, ए यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, इनके बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है तथा 5 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच क्या ज्ञात करना है, विभवांतर ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, विभवांतर आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसका आपका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करना है समझिएगा। ये देखिएगा 4 ओम और 4 ओम किस क्रम में, समांतर क्रम में। आप 2 क्रम पढ़े होंगे। ठीक ना, प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है ये तो समांतर क्रम होता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन होता है। तो ये आपका दोनों किस में है, समांतर क्रम में। फिर ये दोनों किस में है, समांतर क्रम में। ठीक, तो इसको जब आप जोड़ेंगे तो ये बन के एक बन जाएगा। ठीक ना, ध्यान समझिएगा। यदि आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों समांतर क्रम में, तो जुड़ के क्या बन जाएगा, इस तरह का एक डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, ठीक, और ये वाला 5 ओम इस तरह है ये। फिर आप इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये भी इस तरह का बन जाएगा। ठीक है, तो फिर तीनों किस में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। फिर आप इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़कर इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या करना है, 4 ओम और 4 ओम को समांतर क्रम में जोड़ना है, तो एक आपको इस तरह का प्राप्त हो जाएगा। फिर 5 ओम को 5 ओम से लीजिए, यहाँ 5 ओम का है, 5 ओम इसको रखिए। फिर 10 ओम और 10 ओम किस क्रम है, समांतर क्रम है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इस तरह का एक प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा। फिर ये तीनों किस क्रम हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। जब जोड़ देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, तुल्य प्रतिरोध मिल जाएगा। ठीक है, ये दोनों समांतर क्रम में क्यों, क्योंकि जब यहाँ से धारा निकलेगी तो क्या धारा बट जाएगी, इधर ही बढ़ जाएगी और इधर ही बढ़ जाएगी। तो जब धारा जहां पर बढ़ती है वहां पर समांतर क्रम में होता है। ठीक है, यहाँ भी जब धारा जाएगी तो यहाँ भी धारा 2 भागों में बढ़ जाएगी, यहाँ पर और यहाँ भी। तो जब धारा 2 भागों में बढ़ जाती है
ठीक है, तो वो समांतर क्रम में हो जाते हैं, ठीक ना। ठीक, तो इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़िए। चलिए मैं करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ध्यान समझिएगा। आप यहाँ ध्यान समझिएगा, लिखना है आपको कि यहाँ पर दूसरा देखिएगा, ठीक है, क्या लिखना है कि 4 ओम व 4 ओम को को समांतर क्रम में जोड़ने पर, ठीक, समांतर क्रम में जोड़ने पर, ठीक, समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, 1/r इक्वल टू होता है 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक हो गया। अब बस अब मान रखिए एक पर इसको r डैश मान लीजिए, इसको r डैश मान लीजिए, ठीक है, चाहे तो आप r1 r2 कुछ भी मान सकते हैं, r डैश मान लीजिए, ठीक है। r1 का मान क्या है 4 और r2 का मान भी है 4, इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, एलसीएम होगा 4 और जगह 2, 2 एक 2, 2 दूना 4, ठीक, तो r डैश का मान कितना आ जाएगा आपका 2 ओम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से कितना हो गया 2 ओम, ठीक। अब देखिए इन दोनों को हमने किस क्रम में जोड़ा, समांतर क्रम में जोड़ा, तो कितना मिल गया हमको 2 ओम, तो इसका मान कितना आ गया 2 ओम, ठीक, इसका मान कितना आ गया 2 ओम। अब इन दोनों को किस क्रम में जोड़िए, समांतर क्रम में, तो यहाँ भी कुछ मिल जाएगा, ठीक, तो इसको भी लिखिए, यहाँ पे लिखिएगा क्या लिखना है कि 10 ओम 10 ओम व 10 ओम को समांतर समांतर क्रम में, क्रम क्या करने पर, जोड़ने पर, जोड़ने पर, ठीक, जोड़िए। अब इसको आर डबल डैश मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि आर यहाँ पर डैश हो गया, ठीक, इसको आर डबल डैश मान लीजिए। इसका सूत्र क्या होगा 1/r1 प्लस 1/r2, तो आर डबल डैश इक्वल टू क्या होगा 1/10 1/10, इसका एलसीएम बताएगा 10, ऊपर हो जाएगा 2, ठीक, 2 एक 2, 2 पच्चे 10, तो आर डैश का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर आर डबल डैश, यहाँ पर आर डबल डैश का मान आ जाएगा 5 ओम, ठीक, 5 ओम यहाँ से आ गया, ठीक। अब देखिए ये भी कितना आ गया, इन दोनों को समांतर क्रम जोड़े तो कितना आ गया 5 ओम, तो ऊपर लिख दीजिए 5 ओम, ठीक। अब आपका ये देखिए तीनों किस क्रम हो गए, श्रेणी क्रम हो गए। क्यों श्रेणी क्रम हो गए, जब यहाँ से जब धारा निकलेगी, यहाँ से जब धारा निकलेगी तो इधर जाएगी, मान लीजिए यहाँ जाएगी, तो जो धारा इसमें जाएगी वही धारा इसमें जाएगी और वही धारा इसमें जाएगी, धारा बट नहीं रही है, तो इसलिए तीनों किस क्रम हो गए, श्रेणी क्रम। अगर धारा यहाँ पर बट जाती है तो समांतर क्रम होता है, लेकिन जब धारा यहाँ से निकलेगी तो जब इस मार्ग में जाएगी तो जो धारा इसमें जाएगी 2 ओम में, वही धारा 5 ओम में जाएगी, वही धारा 5 ओम में जाएगी, फिर यहाँ से आ जाएगी इधर लौट जाएगी, ठीक है। इसीलिए 2 ओम 5 ओम और 5 ओम किस क्रम हो गए, समांतर श्रेणी क्रम हो गए, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिखेगा, यहाँ पे लिखेगा कि 2 ओम 5 ओम व 5 ओम को श्रेणी 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 क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, ठीक, श्रेणी क्रम जोड़िए। श्रेणी का सूत्र क्या होता है आर इक्वल टू, ठीक है, इसको आर मान लीजिए, आर ट्रिपल एस मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, आपकी इच्छा है, ठीक है। आर का सूत्र का R1 प्लस R2 प्लस R3 श्रेणी क्रम का सूत्र होता है आपका, तो R ट्रिपल डैश क्या हो जाएगा, R1 का मान 2 प्लस R2 का मान 5 प्लस 5, कितना आ जाएगा R ट्रिपल डैश इक्वल हो जाएगा 5 5 10 2 12 ओम। ये आपको क्या आ गया, तुल्य प्रतिरोध आ गया, ठीक है। पहला आपसे तुल्य प्रतिरोध पूछा था, तुल्य प्रतिरोध हो गया, ठीक है, पहला आपका आंसर हो गया, ठीक। अब इसी में कहा था बाबू कि जो ये 5 ओम का जो प्रतिरोध है इस पे क्या बताना, आपको विभवांतर बताना, ठीक है। तो आपका देखिए यहाँ पर आर का मान क्या दिया, दूसरा देखिएगा इसमें का आर का मान दिया है 5 ओम, और आपको भी का मान कितना दिया, आपको प्रश्न देखिए भी का मान कितना दिया है 6 वोल्ट, ठीक है, तो भी का मान लीजिए 6 वोल्ट, ठीक, बात समझ रहे ना। अब ध्यान समझिएगा, अब सबसे पहले क्या करना है कि जब भी इसके आपको इसके बीच क्या करना है, विभवांतर ज्ञात करना है ना, तो पहले आप ज्ञात करिए कि इसमें धारा कितना जा रहा है। सबसे पहले क्या ज्ञात करिए, इसमें धारा, ठीक, तो धारा कैसे ज्ञात करेंगे, अभी आपने यहाँ पर अपना तुल्य प्रतिरोध निकाला है, ठीक, और विभवांतर आपको पहले इसका मत लिखिए, ठीक ना, आपने अभी तुल्य प्रतिरोध निकाला है 12 ओम, आपको विभवांतर कितना है 6 ओम, इसे कारण के लिए धारा निकाल लीजिए। सूत्र क्या होता है V इक्वल टू आई आर, ठीक, तो यहाँ से V बटा आर हो जाएगा इक्वल टू आई हो जाएगा। भी का मान कितना दिया है 6,
6 दिया, V का मान 6 वोल्ट और तुल्य प्रतिरोध कितना आया है 12, I का मान आ गया। ठीक, 6 का 6, 6 दूना 12, तो I का मान कितना आ गया, जब काटेंगे 2 से भाग देंगे एक में तो 0.5 एम्पियर। ठीक, ये आ गया। अब आपको क्या ज्ञात करना है, अब आपको ज्ञात करना है 5 ओम के सीरो बीच क्या करना, विभवांतर ज्ञात करना। ठीक है, देखिए यहाँ पर दूसरा देखिए, आर का मान कितना दे दिया है 5 ओम, धारा का मान कितना निकाला है 0.5, आपको भी ज्ञात करना है। तो बस फिर एक बार वही सूत्र लगाइए, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई का मान कितना दिया 0.5 इंटू आर का मान कितना दिया है 5 ओम। ठीक, 5 लीजिए, V का मान कितना आ जाएगा, जब अभी से गुणा करेंगे तो इसको लिखते हैं 5/10 इंटू 5, 5 दूना 10, V का मान कितना आ जाएगा 2.5 वोल्ट। ठीक, ये अब क्या हो गया आंसर, दूसरा आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पर कौन सा आंसर हो गया, दूसरा आंसर कुछ नहीं किया, ध्यान समझेगा। सबसे पहले मैंने आपको तुल्य प्रतिरोध निकाल के बताया। ठीक, उसके बाद कहा था कि 5 ओम के जो 5 ओम है इसके सीरो के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैंने इस पर क्या निकाला, धारा निकाला कि इसमें कितना धारा प्रवाहित हो रहा है। ठीक, तो धारा के लिए क्या किया, बी का मान आपको प्रश्न में दिया था, तुल्य प्रतिरोध हमने निकाला ही था, उससे मैंने धारा निकाल दिया। ठीक, उसके बाद क्या कहते हैं, इस पर विभवांतर कहा था तो 5 ओम, आर का मान दिया 5 और धारा भी निकाला उसको रख दिया, यहाँ पर रख दिया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह आपका ये 24 जो न्यूमेरिकल था इसको मैंने सॉल्व करा दिया। ठीक है, आशा करते हैं कि प्रश्न आपको एकदम समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को दोबारा देखिएगा। बिल्कुल प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न आपको 2025 एग्जाम में 100% निकालेंगे आगे। ठीक है, अथवा का प्रश्न दिया है मैंने ऑलरेडी करा दिया, अथवा आपको नहीं करना है। ठीक है, ठीक, तो आशा करते हैं आपको प्रश्न एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर।